तो चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अपन ने चैप्टर 1 पढ़ लिया था, चैप्टर 2 पढ़ लिया था। चैप्टर 1 में अपन ने क्या देखा था कि मैटर क्या होता है। फिर से चैप्टर 2 में क्या देखा था कि मैटर प्योर किस तरीके से होता है। तो मैंने तुमको बताया था कि अगर मैटर प्योर होता है तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, या तो एलिमेंट या फिर कंपाउंड। और ये दोनों ही किससे बने हुए हैं? एलिमेंट बनता है बेटा एटम से, और कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। तो समझ रहे हो इस चैप्टर में अपन किस चीज की पढ़ाई करने वाले हैं? ठीक है, जो पहले चैप्टर में अपन ने बात करी थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फिर अपन ने बात करी थी कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, इस तरीके की कुछ बातें याद है? याद करो, बचपन की बातें ये सब, काफी टाइम हो गया ना। तो इस तरीके की बातें जो पढ़ी थी, तो उसमें अपन जो पहले चैप्टर में बार बार चिल्ला रहे थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो वो पार्टिकल क्या थे? एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दुनिया की सारी चीज किससे बनी है? मैटर से। और दुनिया के सारा मैटर किससे बना है? एटम से। ठीक है, हाँ, मतलब मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो अभी अपन पढ़ेंगे। मतलब एटम समझ में आना चाहिए, अगर एटम समझ में आएगा फिर क्या समझ में आएगा? मॉलिक्यूल। तो पहले एटम समझेंगे। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं कि एटम क्या होता है, कितना छोटा होता है, किस तरीके के एटम होते हैं, दुनिया में अलग अलग तरीके के अगर मटेरियल पाए जाते हैं तो उनमें एटम कैसे होते हैं, अलग अलग एटम किस तरीके के होते हैं, फलाना ठिकाना, इस तरीके की खूब सारी बातें होने वाली। समझ में आ गया तुमको? तो इस चैप्टर में अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम लोग पहला पैराग्राफ पढ़ लो। पहला पैराग्राफ भी नहीं, ये पहले पेज की जो लेफ्ट वाली साइड है वो पढ़ लो फटाफट से, उसको मैं समझा रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो, पढ़ लिया होगा? अब सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो चैप्टर है वो तुम एक तरीके से लगाओ कि पूरी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब कि इंपॉर्टेंट किस हिसाब से कि जैसे अगर तुमको आगे चल के साइंस लेनी है, तो जैसे अपन ने न्यूटन्स के लॉस पढ़े थे, तुम समझ रहे हो कि फिजिक्स अगर पढ़नी है तो बिना न्यूटन के लॉ के तुम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो इस चैप्टर के अगर नहीं सीखोगे तो आगे चल के तुमको केमिस्ट्री समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। कुल मिला के ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है, इसके बिना केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल है। तो कृपया करके ध्यान से समझ लेना। अब तुमने यहाँ पे पढ़ा, अब इसमें क्या लिखा है तो तुमने पढ़ा होगा कि सबसे पहले समय से ही, कितने पहले समय से ही जो इंडिया के और ग्रीक देश, ग्रीस जो देश होता है, जैसे इंडिया के देशों को इंडियन, इंडिया के नागरिक को इंडियन बोलते हैं, ऐसे ग्रीस के नागरिक को क्या बोला जाता है? ग्रीक। तो इंडिया के और ग्रीक के जो फिलोसोफर थे, याद रख, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे फिलोसोफर लिखा है। उसके पीछे कुछ कारण होगा। क्या कारण होगा समझ में आ रहा है? क्या कारण होगा? पुराने समय के थे साइंटिस्ट जो हैं वो अभी कुछ सालों से, मतलब कुछ सालों बोले तो कुछ 100, 200, 250 सालों से ही आना शुरू हुए हैं। उससे पहले तो इतने क्या बोलते हैं, अपने पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह ही नहीं थे कि कुछ एक्सपेरिमेंट ज्यादा करे जा सके। समझ में आई? इसीलिए उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? फिलोसोफर। अब फिलोसोफर कौन होते हैं? जो बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं उनको फिलोसोफर बोलते हैं। ठीक है, फिलोसोफर वो नहीं होते जो तुम्हारा, जो तुम स्टेटस डालते फिरते हो, शायरियाँ डालते फिरते हो ना स्टेटस पे, कुछ जरा हो जाए तो तुमने एक शेर शायरी पटक दी, वो फिलोसोफर नहीं होते। ठीक तो फिलोसोफर, अब ये जो फिलोसोफर है इनका काम क्या है? गहरी गहरी बातें करना। तो देखो, पहले भले ही इंस्ट्रूमेंट नहीं थे पर लोग तो थे, और लोग थे तो लोगों के सवाल तो हमेशा रहते हैं ना कि अरे ये चीज जो है वो कैसे है क्या नहीं है। तो मैटर के बारे में लोग पहले से ही जानना चाहते थे कि मैटर किस तरीके से बना हुआ है। तो इंडियन फिलोसोफर्स ने हमको स्टार्टिंग में ही बिना कुछ एक्सपेरिमेंट के क्या बताया था कि मैटर कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से बना हुआ है जिसको डिवाइड करते चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि डिवाइड होना बंद हो जाएगा। और उसको क्या बोला गया फिर? एटम। किसी और ने बोला, पहले किसने बोला था? ये जो नाम दिया गया महर्षि कनद ने क्या बोला था कि परमाणु बोला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तुमने आगे देखा कि क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? डेमोक्रिटस ने भी उसी समय, अच्छा डेमोक्रिटस कहाँ का है? ग्रीस का है। और जो कनद जी थे वो कहाँ के थे? इंडिया के। तो सेम चीज किसने बोली? डेमोक्रिटस ने बोली। वो कौन है? ग्रीक फिलोसोफर है। उसने क्या बताया कि अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते चलोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो मैटर है या फिर जो पार्टिकल है वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा। और उसको क्या बोल दिया गया? एटम। एटम का मीनिंग समझ रहा है? एटम का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? जो चीज डिवाइड नहीं हो सकती उसको क्या बोला गया? एटम। तो एटम का मीनिंग तुमको पता होना चाहिए कि
अनडिविजिबल लिख सकते हैं अपन, नॉन डिविजिबल लिख देते हैं। मीनिंग है ये इसका। अब सबसे पहले तो तुम ये समझो कि ये जो बातें हैं, इनने जो बातें करी हैं, क्या इनके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट थे या फिर इन्होंने बस सोच सोच के ही बोल दिया? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं थे, ये बहुत पहले की बात है। आज के ज़माने में तो देखो साइंस में तुम कुछ भी बोलते हो तो तुमको एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस चीज़ को प्रूफ करके बताना पड़ता है कि देखो मैंने ऐसा ऐसा बोला है, इस वाले एक्सपेरिमेंट को किया है, ये रिजल्ट आए हैं, तो मैं ऐसी बात कर पा रहा हूँ। पर जब उनके पास कुछ शो करने को नहीं था, ये तो उन्होंने बस बोला था कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है तुम देखो कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी मतलब 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी कौन सी हुई? 1700 के बाद जो स्टार्ट होगी उसको 18th सेंचुरी बोला जाएगा। इस समय कौन सी चल रही है? 21st, तो 2000 का सन चल रहा है ना, 2023 आ गया है, ठीक है। तो 1700 की शताब्दी, 1700 के बाद एक्सपेरिमेंट किए गए, तब इस बात को समझा गया कि हाँ ये जो बोल रहे थे वो सही था, और फिर उसके बाद से ऐसा मानना शुरू किया गया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात है, तो उन्होंने उस समय के हिसाब से बोली होगी कि आज के समय के हिसाब से बोली होगी? जिस तरीके से रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या देखा था? सेल। अब सेल जो देखा था तो उनको सेल कैसा दिखा था? अंदर से नहीं, छोटा और वो तो ठीक है, उनको अंदर से कैसा दिखा था? खाली दिखा था, तभी तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया? सेल का मतलब क्या था? एम्प्टी स्पेस। सेल का मतलब क्या था? अब उन्होंने तो 1665 के हिसाब से बोला था ना, आज के समय हमें मालूम है ना क्या सेल खाली होता है, उसके अंदर हमने कितनी सारी चीज देख ली, समझ में आ रही है। उसी तरीके से इन्होंने क्या बोला कि एटम कैसा है? नॉन डिविजिबल। उस जमाने के हिसाब से इन्होंने बोल लिया, पर आज के समय पे हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर वो आज के समय के हिसाब से, समझ में आ रही है। तो क्या इनने गलत बोला? गलत नहीं बोला, पर उस समय के हिसाब से सही था, ठीक है। आज के समय के हिसाब से वो चीज हम और आगे बढ़ गए हैं, तो इसीलिए इनकी वैल्यू भी है, समझ में आई। तो आज के समय के हिसाब से अगर तुमसे कोई बोलता है कि एटम नॉन डिविजिबल है, तो आंसर सही है कि गलत है? गलत है। समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से जो आज के ज़माने के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर कर आके बहुत सारी चीज़ें पता कर ली हैं। अब अपन उसी एक साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई 2 लॉ हैं जो पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछो। चलो, नहीं पूछना कुछ भी, आगे बढ़ जाऊं। तो फिर अब इन चीजों को डीपली जो हम अभी बात कर रहे हैं एटम्स के बारे में, तो एटम्स के बारे में सबसे पहले हमको ज्यादा जानकारी किसने दी? लेवोइजर ने दी। लेवोइजर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करे, जिसकी मदद से उसने हमको 2 लॉ दिए। अब जैसे ही शब्द आता है लॉ, तो तुमको पता है कि लॉ के पीछे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। लॉ तो लॉ है, सब फॉलो करते हैं, इसीलिए वो लॉ है। समझ में आ गई? तो उसने 2 लॉ दिए, जिसमें से दोनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हेडिंग देखो ना, और दूसरा क्या है? लॉ ऑफ नहीं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हेडिंग देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास तो इसके अंदर आएगा अभी। चलो ठीक है। अब जरा ये 2 लॉ बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, जिसको नहीं समझ में आएंगे वो बोल देना कि नहीं समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की केमिस्ट्री इन्हीं लॉ पे बेस्ड है, तो कृपया करके ढंग से समझ लेना, ठीक है। अब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसने बताया हमको एक्सपेरिमेंट करके। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला जो अपन को पॉइंट पढ़ना है वो ये है, सबसे पीछे ये वाली लाइन पढ़ लो, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो तुम समझो, केमिकल रिएक्शन तुमको पता है क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज याद है? केमिकल प्रॉपर्टीज याद है और फिजिकल प्रॉपर्टीज याद है? सबसे मैंने पूछा ही था वाइवा में, तो तुमको याद ही हो गई होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी वो तुमको पता है। तो अब एक बात बताओ कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें नया सब्सटेंस बनेगा। अब तुम सोच के देखो, जैसे कि इसने अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये तुमको एक ये फ्लास्क दिख रहा है, इसमें इसने एक ट्यूब डाल रखी है, इसमें वो एक एक्सपेरिमेंट करवा के दिखा रहा है, ठीक है। अपन इसको एक्सपेरिमेंट को इस दूसरी तरीके से सिंपल से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है,
तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगी। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब कार्बन अगर है, ऑक्सीजन अगर है, तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही मैटर कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? दोनों ही मैटर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अगर ये मैटर कहलाएंगे तो क्या इनके पास पार्टिकल्स होंगे? तो अब मेरे को तुम बताओ कि यहाँ पे ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, इसमें क्या ऐसा हो सकता है, मान लो अपन, अभी मैं तुमको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो ये अपने पास है 6 ग्राम, ठीक है, और ये है मान लो 32 ग्राम। तो अगर ये 6 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, तो क्या CO2 38 ग्राम से ज़्यादा हो सकता है? सोच के बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि CO2, कार्बन हमारे पास 6 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, और CO2 बन गया मान लो 1 किलो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मतलब ये बात हमारे समझ में भी नहीं आ रही और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो अब इसके पीछे कारण क्या होना चाहिए वो हम समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम सबको समझ में आ गया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्या बोलते हैं ये 6 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, तो ये 16 ग्राम रह जाए। अगर मान लो बन रहा है, अगर ये पूरे खर्च हो गए हैं, सेकंड लॉ में हम बात करेंगे कि ये कितने खर्च होते हैं, उसके बारे में अभी तुमको बताऊंगा। अभी तुम इसको भूल जाओ, बस ये बताओ कि ऐसा नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उसके पीछे क्या कारण है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब सबसे पहले तुम समझो कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक्चुअली में होता क्या है। तो तुम समझो कि कार्बन के जो पार्टिकल होंगे, मान लो मैं कार्बन के पार्टिकल को ऐसा बना रहा हूं और ऑक्सीजन के पार्टिकल को मैं ऐसा बना रहा हूं। अब ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल हैं तो उनको इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं। ये सब क्या है वो तुम छोड़ो, ऐसा होता है वो तुम 10th में पढ़ लोगे। अब तुम देखोगे कार्बन का ये क्या है, 1 पार्टिकल, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 पार्टिकल, और यहाँ पे कार्बन का ये ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से पार्टिकल बनना। समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है क्या हो रहा है ये? तो तुम बताओ मेरे को कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल कितने थे? लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल कितने थे? 3 थे। और राइट में कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। क्या कोई नया पार्टिकल कहीं से आ पाया है? सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, पार्टिकल्स की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है, रीअरेंजमेंट हो गया है। क्या हो गया है? क्या कोई भी तुमको पार्टिकल गायब दिख रहा है? क्या कोई भी नया आया? तो अगर जितना अच्छा, और हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था कौन से में, फिजिक्स वाले में, मास क्या होता है? मास किससे नापा जाता है? नंबर ऑफ पार्टिकल से। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग में भी सेम थे, बाद में भी सेम थे, तो मास कहां से बदल जाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, और तुम बताओ कि ये गायब हो सकता है कहीं पे? क्या कोई भी पार्टिकल कभी भी गायब हो सकता है? इसीलिए उसने पहले बोल दिया कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा है उसका मतलब क्या है? मान के चलो हम सब एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। किस में बैठे हुए हैं? अब अगर हम सब एक ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन का अगर अपन मास कैलकुलेट करें, ट्रेन का मास कैलकुलेट करें तो कुछ ना कुछ आएगा। अपन मान लेते हैं ट्रेन का मास कितना है, m है, ठीक है। अब हम सब ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में बैठे बैठे अब हम सब ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में बैठे बैठे मान लो डोलाराम नहीं आएगा, हाँ, तो ट्रेन में बैठे बैठे डोलाराम जो है वो डोलते डोलते इधर उधर जा रहा है। तो तुम मेरे को ये बताओ कि अपना जो ट्रेन का मास m था, क्या डोलाराम के डोलने से इधर उधर हो सकता है? मास तो उतना ही रहेगा ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो पार्टिकल है वो किधर भी चले जाए, मास तो कितना रहेगा? सेम रहेगा। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ढंग से समझ लेंगे, ठीक है। तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का मतलब समझ में आ रहा है। इसी तरीके से तुमने देखा होगा टीवी पे वो जादूगर आते हैं, वो उसमें से क्या बोलते हैं, टोपी में से खरगोश निकाल देते हैं। अब तुम सोच के बताओ कि क्या वो असली में पॉसिबल है? क्या यहाँ पे हवा में से मैं अचानक से खरगोश बना सकता हूँ? मैं क्या कोई भी? क्या हवा में से मैं अचानक से खरगोश बना सकता हूँ? क्योंकि मास कैन नेदर बी। क्या मैं खरगोश को ऐसे छू कर सकता हूँ? ये क्या है? तो क्या मैं खरगोश को ऐसे यहां से गायब कर सकता हूं? है ना, नहीं कर सकते ना। तो वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी। समझ में आ रही है? तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, आगे चल के तुम हजारों केमिकल रिएक्शन देखने वाले हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सिर्फ और सिर्फ क्या है?
ना तो कोई एटम खुद से बन पाएगा, ना तो कोई एटम खुद से डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? चलो आगे बढ़ जाएं। तो आज के बाद याद रखेंगे कि जितना मास स्टार्टिंग में रहेगा उतना ही मास एंड में रहेगा। अब आगे सुन लो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है? इसमें और कुछ तो नहीं छूट गया ना? हाँ इतना ही है। अब आगे सुन लो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे तुमने कई बार देखा होगा, ये कंपाउंड तुमने देखे होंगे, जैसे CO2 है, तुम इसमें एक चीज नोटिस करो कि हमेशा C के साथ 2 ही ऑक्सीजन आ रही है, हमेशा C अकेला आता है, O 2 आते हैं, है ना? इसी तरीके से अगर अपन H2 की बात करें तो 1 O आता है और 2 H आते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हमेशा यही होने वाला है? क्या कुछ और नहीं हो सकता? और कुछ और होगा तो पता कैसे पड़ेगा कितना होगा क्या नहीं होगा? सवाल समझ में आ रहा है तुमको? इसमें कांस्टेंट का मतलब क्या है? फिक्स। कांस्टेंट का मतलब क्या है? मैथ्स में पढ़ते हैं ना अपन, वेरिएबल, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब अगर सिंपली समझा जाए तो क्या है? हिस्सा। तो तुम समझो कि H2O में 2 ही H आते हैं, 1 ही O आता है। CO2 में 1 ही C आता है, 2 ही O आते हैं। और कुछ और क्यों नहीं आता? जैसे अगर मान लो अगर अपन ने CO2 यहाँ पे बनाया, तो CO2 है और CO2 के साथ H क्यों नहीं जुड़ जाता? CH2O क्यों नहीं बन जाता? बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये सब कैसे पता करते हैं वो सब अपन इस लॉ में पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड लॉ कौन सा है अपना? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसमें तुम देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेवेजर ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके पता किया और इसने ये सेकंड लॉ दिया गया है। अब ये सबसे पहले समझो कि लेवेजर ने ये वाला जो लॉ है वो दिया कैसे। तो लेवेजर ने देखा कि उसके पास जो भी कंपाउंड आते थे, मान लो उसने कोई कंपाउंड मंगाया, एक कंपाउंड कहीं से आया, दूसरा कंपाउंड कहीं से आया। फॉर एग्जांपल अपन मान लो ले लेते हैं, पानी की बात ले लेते हैं। तो उसके पास मान लो पानी एक जगह से आया, दूसरी जगह से पानी आया, तो उसने देखा कि यहाँ से जो पानी आ रहा है, यहाँ से जो पानी आ रहा है, उन दोनों का कंपाउंड सेम आ रहा है उनमें, जबकि उसने अपने, तो उसने पानी जो है एक जगह से लिया, उसने दूसरी जगह से लिया, उसने बोला कि इसने अपने हिसाब से बनाया होगा। चलो पानी की जगह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो CO2 ले लेते हैं। पानी तो चलो कोई बनाता नहीं है, CO2 या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं जो बनाना पड़ रहा है। तो बोल रहा है कि इसने जहां से बनाया, इसने जहां से बनाया, कैसे भी बनाया हो, पर दोनों का बन कैसा रहा है? सेम बन रहा है। अगर इसका कंपाउंड सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, तो इन दोनों कंपाउंड में कुछ ना कुछ समानता तो होनी चाहिए, जिसके बारे में मुझे पता करना है। समझ में आई? तो फिर उसने ये वाला लॉ दिया गया है। अब तुम इसमें सेकंड पैराग्राफ में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इन द टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। मान लो अगर अपने पास 9 ग्राम पानी है, क्या है अपने पास? तो बोल रहा है कि अगर 9 ग्राम पानी है तो हमेशा रेशियो फिक्स रहेगा कि उसमें 1 ग्राम तो तुमको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या मिलेगी? ये फिक्स है। बोलता है ये फिक्स है, तुम इसको चाहकर भी बदल नहीं सकते। ये किसने बताया? लेवेजर ने। बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पानी है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन पे 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा ही लगेगा। तुम ऐसा पानी नहीं बना सकते जिसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन पे 2 ग्राम ही ऑक्सीजन हो या फिर 3 ग्राम ही ऑक्सीजन हो। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो चाहे तुम बनाओ, चाहे मैं बनाऊं, 8 ग्राम ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा या फिर लगेगा ही लगेगा। इसीलिए उसने बोला है कि लॉ ऑफ क्या है? ये कांस्टेंट। तुम देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के क्या लिया है कि देखो 6 ग्राम ऑक्सीजन पे 32 ग्राम क्या लगा है? CO2। अब मैं तुमको आगे भी पढ़ाने वाला हूं कि अगर 32 ग्राम नहीं होता, ये कुछ और होता, तो यहाँ पे इतना नहीं बनता, यहाँ पे कुछ और बनता। समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं, मान लीजिए अपने पास, मान लीजिए तुम एक दुकान पे गए शॉपिंग करने, दुकान पे गए शॉपिंग करने, और मान लो तुम गए, जैसे वो होते नहीं है जैसे फूल वूल बेचते हैं, तो जैसे वैलेंटाइन आ रहा है तो तुम जाओगे अभी कहीं ना कहीं फूल लेने। तो अब मान लो तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? 100 रुपए, ठीक है। अब तुम दुकान पे गए फूल वाले की पे, और तुमने बोला कि भैया फूल चाहिए, तो भैया ने पूछा कितने, तुम हिसाब लगाने लग गए। अब तुम्हारे एक हो तो तुम एक खरीदो, तो तुमने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। अब तुम समझो कि अगर एक जो फ्लावर है वो अपन मान लेते हैं बेटा कि 15 रुपए का है। कितने रुपए का है? 15 रुपए का है। तो तुम बताओ कि तुम कितने फ्लावर खरीद पाओगे?
6 खरीद पाओगे, समझ में आ रही है कि नहीं? 6 खरीद पाओगे और क्या 10 रुपये हमारे बच जाएंगे, बोलो आया ना? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, दुकानदार के क्या फ्लावर खत्म हुए कि अभी उस पर बचे हैं? अब वो दुकानदार है, 6 रख के तो बैठेगा नहीं। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या केस है, समझ में आ रहा है? जब पैसे कम है और फ्लावर ज्यादा है। अब दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि मैं लेने जाऊं, अब अगर मैं लेने जा रहा हूं तो पैसे की कमी तो नहीं है ना, वो बात अलग है, फ्लावर एक ही लेना पड़ेगा, न बीवी मारेगी मेरे को। तो अब तुम ये समझो, पर मान लो कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसा बहुत है, तू तो ये बता कि तेरे पर टोटल फ्लावर कितने हैं। तो उसने बोला कि मेरे पास मान लो 50 फ्लावर है, मान लो कितने भी हो सकते हैं, 50 फ्लावर है। तो मैंने पूरे के पूरे खरीद लिए और उसके सारे फ्लावर खरीदने के बाद भी मेरे पे पैसा अपने पास, पैसा फिर भी बचेगा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये भी एक केस हो सकता है कि नहीं, कि फ्लावर खत्म हो जाए, पैसे बचे रहे, बोलो आया ना? सेम लॉजिक यहां पे लग रहा है, सेम लॉजिक। अगर देखो यहां पे 2 चीजें हैं, जैसे कि तुम अगर कार्बन को पैसे मान लो और ऑक्सीजन को मान लो फ्लावर मान लो, मानने में तो कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कार्बन खत्म हो जाए, ऑक्सीजन बचा रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कार्बन बचा रहे। समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि कौन कितनी मात्रा में है, उस हिसाब से कौन खत्म हो रहा है और कौन जुड़ रहा है। समझ में आई? इसको बोला जा रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब मान लो अगर अपन पानी की बात करें तो पानी क्या होता है, H2 + O2 गिव्स 2H2O, ये रिएक्शन होती है पानी की। अब यहां पे तुम देख रहे हो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन पे 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। अब मान लेते हैं कि अपने पास मान लो बेटा 10 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, और यहां पे मान लो 100 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। 10 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, और 100 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। अब तुमने देखा ना कि क्या बोलते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन पे कितना लगने वाला है, 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पहले कौन खत्म होगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 80 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी, 10 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाएगा और पानी बन जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या होगी, एक्स्ट्रा में हमारे पास बची रहेगी। समझ में आ रहा है तुमको? तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हमको पता लगता है कि कौन किसके साथ कितने प्रोपोर्शन में जुड़ने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।